फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आसाराम के बारे में, जिसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। और ये साम्राज्य उसने कैसे बनाया उसके बारे में बात करेंगे। अब उसको जेल हुई है, उम्र कैद काट रहा है, उसके बेटों को भी जेल हुई है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, वो उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर एक फ़िल्म भी बन सकती है। आशा करता हूँ भविष्य में इस पर फिल्म बनेगी। तो इसका पहले का नाम था असुमल सिरुमलानी हरपलानी। 1941 में जन्मा था, भारत की आज़ादी से पहले। जब ये लाइमलाइट में आना शुरू हुआ था 1970 के बाद, 1970 के बाद में, और 2013 तक इसने ये क्लेम किया था कि इसके पास 400 आश्रम है लगभग, दुनिया इंडिया में और पूरी दुनिया में। और इसका बाद में इसका विरोध भी हुआ, ये देख सकते हो इमेज यहाँ पे है। और ये जब गिरफ्तार हुए तब की ये इमेज है। बाद में इसका बेटा ही वो भाग गया था, 1 महीने तक गिरफ्तार नहीं, 2 महीने तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसने अपनी पॉलिटिकल और पैसे की पावर का यूज़ किया था, और बाद में फिर ये पकड़ा गया था। बहुत सारे उस पर केस हुए हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट यानी ज़मीन कब्जाने, रेप, टैंपरिंग ऑफ विटनेसेस, गवाहों को धमकाने या उसे गायब करने के। और इस पर जब केस हुआ था, जब ये रेप का, तो उसके बाद में जो भी इसके गवाह थे, या पहले जो केस हुए थे लैंड इंक्रोचमेंट के, या उससे पहले भी रेप के केस हुए, तो वो गवाह थे वो गायब हो जाते थे। कुछ गाँव की हत्या कर दी गई, कुछ हत्या ऐसे की गई थी कि ज़्यादातर एक्सीडेंट हुए थे। और 2 को गोली मारी गई थी, उसमें एक बच भी गया था। 2018 में उसे रेप की का दोषी घोषित किया गया, और फिर उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा दी गई। 2017 में जो भारत का हिंदुओं का सबसे बड़ा जो साधुओं का संगठन है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसने इन दोनों बाप बेटों को फ्रॉड संत घोषित किया था। 1941 में ये जन्मा था, और उसमें पहले नवाब साहब डिस्ट्रिक्ट में जन्मा था जो ब्रिटिश भारत था। अब वह नवाब साहब डिस्ट्रिक्ट वो पाकिस्तान के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी संघर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि सिंध के अंदर है, पाकिस्तान के निचली साइड में, यहाँ पे सिंध है। और वहाँ से जब भारत के टुकड़े हुए तो ये इसका पिताजी भाग के इंडिया में आ गया, बॉम्बे के अंदर। जब उस टाइम बॉम्बे और गुजरात साथ में ही थे, बाद में गुजरात कट के अलग हो गया, तो ये अहमदाबाद में भाग कर आ गए थे। और वहाँ पे इसके पिताजी ने जो उसके पहले का जो काम था, ये संपत्ति थी, वो तो पीछे ही रह गया। इसलिए यहाँ पे उसने नया काम शुरू किया, लकड़ी बेचने का और कोयला बेचने का, उसके पिताजी ने। और जब इसके पिताजी की डेथ हुई थी तो ये तीसरी क्लास में पढ़ता था, ये थर्ड स्टैंडर्ड में। और फिर इसने, इसके पिताजी की डेथ हो गई तो इसने वो लकड़ी का और कोयले का काम संभाल लिया, और पढ़ाई उसने छोड़ दी। मतलब ये 3 पढ़ा हुआ है बंदा है, 3 पढ़ा हुआ बंदा पूरे वर्ल्ड को फ्रॉड बना रहा था, मतलब मूर्ख बना रहा था। इतना फ्रॉडी है देखो। और फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में ये है कि ये बहुत बार घर से भागा हुआ है। और एक बार 15 साल की उम्र में ये भाग गया था जब उसकी शादी होने वाली थी। और उसके बाद में एक बार और भी भागा था, जब ये एक आश्रम में रहा था काफ़ी टाइम तक, और फिर वापस आ गया था 1964 में, जब ये लीला शाह के आश्रम में चला गया था। और लीला शाह ये जो है ना साधु, इसी ने इसको नाम दिया था आसाराम। तो ये असुमल से फिर आसाराम बन गया। कहते हैं कि इसने इससे पहले बहुत सारे काम किए थे। ये एक बहुत ही चालाक और बेईमान आदमी था। इसने शराब भी बेची, ये साइकिल रिपेयरिंग भी करता था, शुगर बेचता था, और इनमें धोखाधड़ी करना इसके लिए आम चीज़ थी। फिर ये धीरे धीरे रिलीजियस लीडर बन गया। और रिलीजियस लीडर बना कैसे, 1971 में ये किया, मोटेरा के अंदर उसने अपना आश्रम बनाया, इसकी खुद की बायोग्राफी के अनुसार। और वहाँ साबरमती के किनारे, और फिर वहाँ पे ये सत्संग करता था। लोग कहते हैं कि ये पहले मोटेरा के अंदर ये एक आश्रम में रहता था, 2 साल बाद में इसने क्या किया, उस आश्रम को छोड़ दिया और खुद का एक आश्रम बना लिया। और ये वहाँ पे सत्संग करता था, मतलब कथा कहता था, कथावाचक था। और ये
अपनी कथाओं में मजाक करना, म्यूजिक का यूज़ किया और डांसिंग करता था और धीरे धीरे यह प्रकार फेमस हो गया। और बहुत सारे जब इसके बहुत सारे चेले हो गए तो जब ज़्यादा किसी व्यक्ति के पास जनसंख्या, लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो नेता उनके पास भाग के जाते ही हमें पता है, क्योंकि उन्हें चाहिए वोट। तो इसलिए इसके पास भी बड़े बड़े नेता आने लगे थे। यहाँ तक देखें तो इनके पास हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी जिनका सपना था प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी जो हाल ही के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिग्विजय सिंह ये मुख्यमंत्री रहा है उसका मध्य प्रदेश का, कमलनाथ ये भी मुख्यमंत्री रहा है मध्य प्रदेश का। तो ये भी आते थे। इतने बड़े बड़े लीडर आते तो फिर लोग और ज़्यादा जुड़ने लगते हैं जब देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी हस्ती आ रही है। और जब ज़्यादा लोग जुड़ने लगते हैं तो ये हस्तियाँ ज़्यादा आने लगती हैं, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए। आसाराम ने क्लेम किया था कि उसके पास 400 से अधिक आश्रम है, छोटे बड़े, और 18 कंट्रीज़ में उसके आश्रम हैं, और उसके 4 करोड़ फॉलोअर हैं। ठीक है, इसलिए इन 4 करोड़ लोगों के वोटों के लिए ही वो आ रही थी। इनमें से अगर 2 करोड़ वोट भी हैं कहीं बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, तो ये तो आसाराम तो कहता था कि उसके पूरी इंडिया के अंदर बहुत सारे शिष्य हैं। उसने एक समिति भी बना रखी थी, श्री योगी वेदांता सेवा समिति, जिसे ये मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनवाता था 14 फरवरी को, जब उस दिन जिस दिन वैलेंटाइंस डे होता था। देखो इसी चीज़ से लोग प्रभावित होते हैं। वैलेंटाइंस डे को हमारे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। अब ये इसके फ्रॉड साधु होते हैं, ये लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, नेता भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उनको लोगों को जोड़ने में उनका यूज़ करते हैं। और फिर इसने एक तुलसी पूजन दिवस भी शुरू किया था क्रिसमस के विरोध में। तो इनका विरोध ये था कि क्रिसमस और वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं। वो अलग बहस है कि ये क्या ख़राब करे नहीं, पर इसने रियल में इसका कोई ये फ्रॉडों साधुओं का मकसद ये नहीं होता ये संस्कृति बचाने। इनका मतलब होता है इनके नाम पर अपनी संपत्ति इकट्ठा करना या अपना नाम चमकाना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो देखो इतनी इज्जत किया है, देखो कि इनके जो मातृ पितृ दिवस जो मनाता था इसको लागू ही कर दिया पूरे राज्य में कि देखो 14 फरवरी को स्कूलों के अंदर भी मातृ पितृ दिवस मनाया जाएगा। और इसके जो मातृ पितृ दिवस मनाने की कई यूनियन मिनिस्टरों ने और भारत के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी प्रशंसा की थी। तो इस प्रकार इसने एक बड़ा साम्राज्य बना लिया। अब देख सकते हो इसकी पॉलिटिकल पावर कितनी है। जब राष्ट्रपति और बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो राज्य वो इनके पास आते हैं तो कितनी बड़ी पावर होती है। कोई सामान्य लोग या पुलिस या प्रशासन इनमें इनको गिरफ्तार करने की या इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई। इसलिए इस पर बहुत सारे रेप के, लैंड इंक्रोचमेंट के बहुत सारे केस हुए थे, पर उसको इसका कुछ भी नहीं हो पाया। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो इन्होंने इनको ये आदेश दिया था, इसलिए इस पर यह कार्रवाई हुई थी, वरना ये कार्रवाई भी नहीं होती। जैसे पहले भी इस पर रेप केस हुए थे, पहले क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था। लोग सभी डरते हैं जब ऊपर से पावर की कोई किसी का हाथ हो, एक पावरफुल बंदे का, तब ये बड़े काम हो सकते हैं, वरना इन पर इनके हाथ कोई नहीं लगाना चाहता। आसाराम अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बिजनेस भी चलाता था। वो अपने सत्संग में लोगों को या मीडिया वाले होते उनको भी बताता था कि देखो क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और आयुर्वेद नुस्खे बताता रहता था। इसने अपनी मैगजीन भी निकाली थी, ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु। इनसे लगभग कहते हैं कि 2018 में इसने 14 लाख कॉपीज बेची थी और लगभग 7.5 करोड़ रुपए कमाए थे एक साल के अंदर। और ये गुरु पूर्णिमा पर भी इनको डोनेशन मिलता था, और जैसे करोड़ों रुपए ये कमाता था, और बुक्स बेच के गुरु पूर्णिमा में अपनी पूजा करवाता था। और इसकी कुल संपत्ति है 2008 के 8 में जो एस्टिमेट लगाया गया था, अनुमान लगाया गया था कि 5,000 करोड़ की संपत्ति है। और उसमें ये भी बताया गया था कि इसमें बहुत सारे मिसमैनेजमेंट हुए हैं उसके बाद में भी। अगर 2009 के अंदर, फरवरी 2009 में गुजरात जो असेंबली है उसने माना था कि आश्रम के पास इलीगली इंक्रोचमेंट की हुई यानी हड़पी हुई ज़मीन है 67,099,
स्क्वायर वर्ग मीटर की, जो कि अहमदाबाद केलेम के अंदर। और फरवरी 2013 के अंदर जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उसने इस पर एक केस चलाने का भी सिफारिश की थी कि इससे लगभग 700 करोड़ रुपए का इसने ज़मीन हड़पी हुई है। जनवरी 2013 में इसने एक भाषण दिया था, उसमें इसने कहा था कि 2012 के अंदर जो दिल्ली गैंग रेप हुआ था उसमें इसने जो लड़की थी उसको भी इसने दोषी माना था। इसके अनुसार वह भी दोषी है, क्योंकि उसे उन लोगों को भैया कहना चाहिए था और उससे भीख मांगनी चाहिए थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दे, तो वो छोड़ देती। ठीक है, और इसके अनुसार ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। इसके अकॉर्डिंग तो इस पर भी यही बात लागू होती है। जब ये कहता है मुझे तो फंसाया गया है, मैं तो कुछ नहीं किया, मुझ पर रेप का केस ऐसे डाला गया, तो तभी इसे याद दिलाना चाहिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। और गुजरात पुलिस का एस्टिमेट है कि नारायण प्रेम साई हैं जो इसका बेटा है, उसके पास भी लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति है। और नारायण की जो शादी जानकी देवी से हुई थी, 10 साल बाद जब जानकी देवी से किसी ने पूछा था एक, तो उसने बताया था कि हमारे बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है, ये नारायण सही है जो आश्रम में लड़के के साथ मस्ती करता रहता है। और बाद में ही जो बाप बेटों को 2018 के अंदर सज़ा सुनाई गई थी उम्र कैद की, वो दोनों ही जोधपुर जेल के अंदर सड़ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको इसकी हिस्ट्री समझ में आएगी, कैसे एक फ्रॉड बाबे होते हैं जो बहुत बड़े साम्राज्य बना लेते हैं लोगों को मूर्ख बना के। इसलिए इन बाबों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विज्ञान की कसौटी पर हर चीज़ को कसना चाहिए, अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, फिर ही आप कुछ करें।